तो अब आगे के जो शासक हैं नाम एक क्रम व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए आप लिख लीजिए, कुछ खास होगा तो देख लिया जाएगा उसके साथ। तो अगले जो शासक आते हैं इसके उत्तराधिकारी के रूप में गियासुद्दीन तुगलक शाह सेकंड, नोट कीजिएगा, गियासुद्दीन तुगलक शाह। सेकंड 1388 to 89। तेरह सौ 88 से 89। ये फिरोज के पुत्र फतह खां का पुत्र था, छोड़ दीजिए इसको ही। ये फिरोज के पुत्र फतह खां का पुत्र था। ही वॉज सन ऑफ फतह खां, द सन ऑफ फिरोज। फिरोज के पुत्र फतह खां का पुत्र था। ये इसका परिचय। इसकी हत्या कर दी गई थी, ही वॉज किल्ड। ठीक है। अगला है अबू बकर। अबू बकर 89 to 90, 1389 to 90। ये फिरोज के पुत्र जफर खां का पुत्र था, सन ऑफ जफर खां। सन ऑफ जफर खां, जो सन ऑफ किसका था? फिरोज। ठीक है। फिर इसके बाद है हुमायूं। हुमायूं 13 नहीं है, हुमायूं नहीं, इसके पहले एक लोग है नासिरुद्दीन मोहम्मद। हुमायूं को हटा दिए, इसके सामने नासिरुद्दीन मोहम्मद। नासिरुद्दीन मोहम्मद 1390 to 94। नासिरुद्दीन मोहम्मद 1390 से 94, 1390 to 94। ठीक है, लिख लिया। एक लाइन है बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट है प्री के अकॉर्डिंग। इसके समय में कबीरुद्दीन औलिया का मकबरा बनाया गया, जिसे लाल गुंबद या रेड डोम के नाम से जाना जाता है। इसके समय में दिल्ली में कबीरुद्दीन औलिया का मकबरा बनाया गया। द टूम ऑफ कबीरुद्दीन औलिया, द टूम ऑफ कबीरुद्दीन औलिया। There constructed the tomb of Kabiruddin Auliya in the time of him।
जिसे लाल गुंबद के नाम से जाना जाता है, विच वॉज नोन एज रेड टूम, जिसे लाल गुंबद के नाम से जाना जाता है, विच वॉज नोन एज रेड टूम, जिसे लाल गुंबद के नाम से जाना जाता है, कबीरुद्दीन औलिया। अब आ जाइए हुमायूं। हुमायूं लिख लीजिए, अभी लिखा तो था ही। कौन था नासिरुद्दीन? परिचय, यार दारू पी के मर गया, यही लिखा है। था कौन? फिरोज, ये भी फिरोज का नहीं, उसका पुत्र नहीं, डायरेक्ट परिचय तो नहीं, लेकिन उसके पुत्र का ही पुत्र है, नाती टाइप का। अब कौन है इसके पिता का नाम, अब कई पुत्र हैं, सब बहुत हैं, कहाँ ढूंढ, उसका तो पता ही नहीं होता कौन है, वो तो बाद में बताते हैं हम इन्हीं के पुत्र हैं, तो पता चलता इनके पिता ये हैं। नहीं, माता का तो खैर क्लियर होता है, लेकिन पिता का नहीं क्लियर होता है ना, तो वो तो फिर सस्पेंस में चला जाता है। अब जो शासक होता है तमाम लोग तो वैसे घोषित करने लगते हैं कि ये पिताजी हैं, क्योंकि वो रूलर है, उत्तराधिकार का मुद्दा है, प्रॉपर्टी का मामला है भाई। तो इन लोगों में अगर डायरेक्ट मिल गया एग्जाम्पल इन्होंने लिखा है तो समझ में आ जाता है। अगर आपको सर्च करना है तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वास्तव में सही क्या है, इसलिए उसको हटा ही दिया जाता है कि फिर हटाओ, बिना पिता की रहने दो, इसको इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। यह हुमायूं लिखा 1394, हुमायूं यह मात्र 6 सप्ताह का शासक था। हुमायूं मात्र 6 सप्ताह का शासक था। ही वॉज रूलर, या ही रूल्ड फॉर 6 मंथ, ही रूल्ड फॉर 6 मंथ ओनली। सप्ताह, वीक्स, हाँ वीक्स, सॉरी, शासक है ना, बाई वीक्स, 6 वीक्स। छह सप्ताह का शासक, ठीक है। नासिरुद्दीन मोहम्मद नेक्स्ट है। मोहम्मद हो गया ना, महमूद, सॉरी, नासिरुद्दीन महमूद। ये लास्ट वाला जो है, ये बाद वाले लिख लीजिए, क्रम व्यवस्था के लिए पढ़े रहिए, बट ये याद रहते नहीं है, भूल ही जाओगे आप। और इसका केवल एकमात्र महत्व है प्री में निम्नलिखित शासकों को, अच्छा उठाता, जब अगर सीक्वेंस लगाने को उठाएगा तो वही उठाएगा जो आप भूल चुके हो, क्योंकि वो समय अब नहीं रहा है जब पूछा जाता था कि आपने कितना पढ़ा लिखा, कितना नॉलेज है। अब तो वो है, टाइमिंग चेंज हो गई, लोक सेवा आयोग भी समझ गया है कि ऐसा पूछो देख के कि लोगों को चूक कहाँ से, मतलब चूके कहाँ से, क्या छोड़ दिए होंगे, वो ढूंढ ढूंढ के निकालता है। क्या प्रॉपर पढ़ा लिखा वो तो फिर हटा ही देता है ना, इसीलिए बाकी इनका कोई रोल नहीं है। तो नासिरुद्दीन महमूद 1394 to 1412, 1412। नासिरुद्दीन महमूद हुमायूं का छोटा भाई था, यंगर ब्रदर ऑफ हुमायूं, अभी जो आपने लिखा है। इसका नाम मोहम्मद तुगलक द्वितीय था, मतलब इसने खुद रख लिया होगा इसका नाम मोहम्मद। अब जैसे प्री का भी मुद्दा है, किस शासक को मोहम्मद तुगलक द्वितीय कहा जाता था। एक बार शाहजहां के बारे में पूछ लिया गया, लेटर मुगल्स के शासकों में शाहजहां द्वितीय कौन है, तो वो उत्तरकालीन मुगल शासक थे, उन लोगों को कहाँ उतना पता चलता, कुछ खास वर्क तो होता नहीं है, ठीक है, तो उसी में है। तो इसका नाम मोहम्मद तुगलक द्वितीय था, ही वॉज मोहम्मद तुगलक सेकेंड, ठीक है। इसके समय इन द टाइम ऑफ हिम डैश, इन द टाइम ऑफ हिम,
ऐसे लिखिए डैश। तेरह सौ 98 में तैमूर लंग का आक्रमण दिल्ली पर हुआ। इसके समय में तैमूर लंग ने तेरह सौ 98 में दिल्ली पर आक्रमण किया। इन द टाइम ऑफ हिम तैमूर लंग ये लंगड़ा था ना। हाँ, ऐसे जैसे वो शकुनी को देखो चलते रहा महाभारत में, महाभारत सीरियल में शकुनी को देखो कैसे चलता था, थोड़ा सा इधर एक मतलब वो लचक के चलता था ऐसे, तो ऐसे ये भी था, लंगड़ा था ये। तैमूर लंग का आक्रमण हुआ तो तैमूर लंग अटैक्ड ऑन दिल्ली इन 1398, attacked on Delhi in 1398। और दिल्ली पर कब्जा कर लिया, ये भी बात है। एंड कैप्चर्ड द दिल्ली, और दिल्ली पर कब्जा कर लिया, कैप्चर्ड द दिल्ली। ये कहाँ गया महमूद? ये भाग गया। महमूद और एक लोग और थे, दोनों साथ में भाग गए दिल्ली छोड़ के, बल्कि जो मन करे सो करो, रहने नहीं इधर, निकल ली। जब वो चला गया तैमूर लंग, तब वो फिर आया शासन करने, मतलब प्रॉपर उसने कब्जा कर लिया, लेकिन लूटा पाटा पैसा लिया, प्रॉपर ऐसा नहीं कि वहाँ का शासक बन गया, बट वो चला गया लूट पाट करके। तो ये लोग फिर लौट के आए, कहाँ गया पकड़ो, चला गया, फिर से शासन सत्ता स्थापित करी। तो इसके समय में या इसने अपने एक प्रमुख सरदार, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसने अपने एक प्रमुख सरदार मलिक सरवर उर्फ ख्वाजा जहां को, दूसरा मुद्दा है कि इसने अपने एक सरदार मलिक सरवर उर्फ ख्वाजा जहां, मलिक सरवर उर्फ का मतलब समझ रहे हो है क्या है? उसका दूसरा नाम है, उसको प्यार से क्या बोलते बुलाते थे दूसरे नाम से, प्यास बुलाते थे ये तो नहीं पता। ये लोगों हरकतें ऐसी नहीं थी कोई प्यार से बुलाए, लेकिन ये है कुछ उस टाइप का। तो ख्वाजा जहां, मलिक सरवर उस ख्वाजा, ये एक हिजड़ा है, तो नोट कर लीजिए, बिकॉज ही वॉज ए ट्रांसजेंडर, तो हो सकता है लोग प्यार से बुलाते हो इसको। तो मलिक सरवर उर्फ ख्वाजा जहां, हु वाज ए सरदार ऑफ हिम, जो उसका एक सरदार था, वाज ए सरदार ऑफ हिम, जो उसका एक सरदार था, gave the title as Malikus Shark, gave the title as Malikus Shark। अपने, अब चलो लिख लो जो लिख रहे हो उसमें कौन सुधार करें। अपने एक सरदार मलिक सरवर ख्वाजा जहां को मलिक उस सर्क की उपाधि दी, गिव द टाइटल मलिक उस शर्क।
मलिक उस शर्क का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट में नोट कर लीजिए। मलिक उस शर्क का मतलब पूर्व का स्वामी, पूर्व का स्वामी, ऑनर ऑफ ईस्ट। मलिक उस शर्क का अर्थ होता है ऑनर ऑफ ईस्ट, पूर्व का स्वामी की उपाधि थी, तो गिव द टाइटल पूर्व का स्वामी या मलिक उस शर्क। और जौनपुर का प्रमुख बनाया, एंड अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ जौनपुर, एंड अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ जौनपुर, और जौनपुर का प्रमुख बनाया, हेड ऑफ जौनपुर। फुल स्टॉप कर दीजिए यहां पर। उसने जौनपुर को स्वतंत्र करा लिया। उसने मतलब मलिक उस शर्क ने, उसने जौनपुर को स्वतंत्र करा लिया। ही मेड जौनपुर इंडिपेंडेंट, ही मेड जौनपुर इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र कर लिया। उसके वंशज सरकी कहलाए। ये इंपॉर्टेंट है, प्रांतियों में हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे, बट जौनपुर के जो राजवंश, स्वतंत्र राजवंश होते थे, वो सरकी वंश कहलाए थे। यहाँ से प्रश्न आता है इसलिए लिखा गया उसके वंशज सरकी कहलाए। एंड हिज सिस्टर्स, एंसेस्टर्स नोट कीजिए, उसके वंशज एंसेस्टर्स ऑफ हिम वाज कॉल्ड शर्की। एन है ना, एन सिस्टर्स, अच्छा ए से रहेगा, ऐसे है, CES, आने वाले थे ना जो सक्सेसर होंगे फिर। नहीं, सक्सेसर एक विशेष रेफरेंस में सक्सेसर्स कहे जाते हैं। सक्सेसर्स तो पूर्वज होगा ना फिर। उल्टा काहे बता रहे हो भाई? एंसेस्टर तो पूर्वज को कहा जाएगा, वो आने वाली पीढ़ी कही जाएगी। हाँ तो पूर्वज तो गलत, ऐसी ये मत कीजिए, फिर हमको ही चुनने दीजिए शब्द। सक्सेसर भी नहीं होगा, फैमिली लिख लीजिए, वो भी वंश ही होता है। कुल, कुल पढ़ा है बायोलॉजी में, ज्यूलॉजी में, कुल को अंग्रेजी में फैमिली कहते, उसका भी अर्थ वंश ही होता है। तो यहाँ वंश से रिलेटेड जो ब्लड रिलेशन से मतलब है, यहाँ पर ऐसा सक्सेसर नहीं, सक्सेसर का मतलब आने वाला पद का। तो यहाँ हम पोस्ट को नहीं इंडिकेट करना चाह रहे हैं कि इसके बाद वही राजा होगा, पता नहीं होगा नहीं होगा, इससे मुझसे कोई लेना देना नहीं, मुझको उससे ब्लड रिलेशन से मतलब है, और मैं वही शो करना चाह रहा हूँ। इतिहास भी वही करना चाह रहा है, उसके वंशज शर्की कहलाए। हिज फैमिली वाज कॉल्ड सरकी, सीधे लिखिए, हिज फैमिली वाज कॉल्ड सरकी। यहाँ उसके केवल वंश फैमिली से लेना देना है। अभी जब जौनपुर पढ़ेंगे तब सक्सेसर में कौन होगा, तब इसके बाद कौन शासक होगा, इस रेफरेंस में देखा जाए तब सक्सेसर होता है। डिसेंडेंट, वंशज, हाँ ये भी सही, डिसेंडेंट ठीक है, फैमिली भी सही है, अब उसको हम चेंज नहीं करेंगे। मंगोल नहीं है, तुर्क है, कोई रिलेशन नहीं। चंगेज खां का रिलेशन बाबर के रिगार्डिंग आता है। एक्चुअली बाबर ने खुद बताया है अपने तुझ के बाबरी में कि मुझको आप क्या समझे, लोग कहते हैं तुम, तो उसने खुद कहा जैसे लोग कहते तुम समझते क्या अपने आप को। तो बाबर इससे पहले सोचा कि कोई मुझसे पूछे कि मैं समझता क्या हूँ अपने आप को, मैं पहले ही बता देता हूँ। तो उसने बताया कि मैं तुर्क तैमूर, मैं पिता की ओर से तुर्क तैमूर का एक मिनट,
पांचवा वंश, पांचवा, 14वां नहीं, मैं पिता की ओर से तुर्क तैमूर का पांचवा वंशज और माता की ओर से मंगोल चंगेज का 14वां वंशज हूं। मानी माता की ओर से मंगोल चंगेज का मैं 14वां वंशज हूं और पिता की ओर से तुर्क तैमूर का 5वां वंशज हूं, ऐसा उसने लिखा। कहने का मतलब मेरे पिता तुर्क खानदान से थे और मेरी माता मंगोल खानदान से थी, जो सीधा आशय था। लेकिन फिर उसने स्पष्ट अगली लाइन में लिखा कि मुझको तुर्क की ओर से जोड़ के न देखा जाए, इतिहास मुझे मंगोलों की ओर से प्रस्तुत करे। मंगोल थोड़ा सा होते हैं ना, वो अपने आप को खानदानी, मंगोल का अर्थ, एक तो मंगोल जो है ये मंग, ये लैटिन भाषा का शब्द है मंग, जिसका अर्थ होता है बहादुर। तो ये लोग कौन है? अगर मंगोल हैं तो ऑटोमेटिक प्रूफ होते हैं कि हम बहादुर हैं, बड़े वीर हैं। फिर दूसरे ये लोग जो उपाधि धारण करते थे, पातशाह की धरती का, पातशाह इनके टाइटल होते हैं। पातशाह का मतलब होता है मूल रूप से जो शासक हो, खानदानी शासक हो। तो लोग अपने आप को बड़ा बताने लगे, कहते हैं तो मेरे खानदान को नहीं जानते, मैं फला खानदान से हूँ। तो ये भी बता रहा है कि मैं फला मंगोल खानदान, मतलब ऑलरेडी हम शासक वर्ग से है ही हैं। ये नहीं कि हमने अरेंज कर लिया खिलजिक तरीके से और हैं निम्न जातीय तुर्क को शासक बन गए। तो लोग उनको ताना भी बाद में मारते हैं कि अब इनके हैं तो यही, लेकिन अब अचानक पा गए हैं सत्ता तो कुछ भी करें। वो ताना मारने वाला काम जैसे पहले ही लिख दिया कि मुझको मंगोल वंश से देखा जाए जोड़ के। तो बस इसी रिगार्डिंग जो है इसका नाम जुड़ जाता है चंगेज और तैमूर का, बाकी तो कोई और रिलेशनशिप नहीं है। और 14वां 5वें वंशज का अंतर है, तो समधी भी नहीं बोल सकते कि हाँ ऐसे कुछ संबंध हैं, उनकी पुत्री उनका पुत्र, तो ये समधी वाला होता है ना। तो समधी वाला खेल नहीं चल पाएगा इधर, वो लंबा गैप है, इतना ही आता है। इसके वंशज शर्की कहलाए, शर्की। किसके? मलिक शरवर के। कहाँ पर कहलाए? जौनपुर में कहलाए। शर्की वंश का एक इम्पोर्टेंस है इतिहास में, इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ मेंशन कर दिया, बाकी कोई लोग नहीं। तीसरी बात इसके समय की, इसने एक नए विभाग वकील सल्तनत की स्थापना करी। ही एस्टैब्लिश्ड ए न्यू डिपार्टमेंट वकील सल्तनत। इसने एक नए विभाग वकील सल्तनत की स्थापना की। प्रशासनिक विभाग था, जो मुख्य रूप से प्रशासनिक विभाग था। which was mainly related with administration, which was mainly related with administration। मुख्य रूप से प्रशासनिक विभाग था। अब तुलना करो अध्ययन के बाद कि ये किस प्रकार का था और क्या ज़रूरत पड़ गई। तो जैसे एक समय में वो नाइब नहीं आया था, बहराम शाह ने एक विभाग नाइब का गठन किया था। क्यों किया था? क्योंकि अब वो अकेले इंडिपेंडेंट शासक नहीं था, उसको शासक बनाने में कई सहयोगियों की और कई हेल्पर्स की ज़रूरत थी। तो उसमें एक हेल्पर्स में जो एक अगुआ होता था, जिसको किंग मेकर के रूप में आप देख सकते हैं, तो कोई ना कोई उसको शासक के पद पर बैठाने वाला या शासक बनाने वाला होता था। तो उसके सम्मान में तो खैर जो था वो था, बट उसको भी शासन का को शेयर करने के लिए, क्योंकि वो बनाया है तो ऐसे तो पागल तो है नहीं कि बना दिया वैसे खुद चला जाएगा। तो उसको शासन में एक जो पावर है शासन सत्ता की, उसकी शेयरिंग के लिए एक पोस्ट बनाई थी नाइब। तो फाइनली वो तो उसने शेयरिंग के लिए बनाई थी, बट एक कंप्लीट था। तो ऐसे अब इस समय भी ये आ गया, ये जो वकील का पद है ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आया है, बट ये जो पोस्ट है ना, ये ऐसे ही पावर के शेयरिंग के लिए है। क्योंकि अब इन लोगों को भी कोई ना कोई ज़रूरत पड़ रही है अपने शासन सत्ता पर को बनाए रखने के लिए, उस पर बने रहने के लिए किसी न किसी सहयोगी या ताकत की ज़रूरत पड़ती है। तो कोई ना कोई सपोर्टर के रूप में आए और इनको सपोर्ट करता रहे, ताकि ये
बने रहें, नहीं तो अकेले नहीं फील करते कि मुझको ये मुझ में कैपेसिटी है। तो ये पोस्ट इन्होंने, तो जस्ट लाइक नाइब, इस पोस्ट को आप कह सकते हो जस्ट लाइक नाइब। ये इस पोस्ट की खासियत है और ख़ास बात है। तो वकील सल्तनत की स्थापना करी। ये मुख्यतः प्रशासनिक कार्यों से संबंधित था और यह तुगलक वंश का अंतिम शासक माना जाता है। एंड ही इज कंसीडर्ड द लास्ट एम्परर रूलर of this dynasty। तुगलक वंश का अंतिम शासक माना जाता है। ही इज कंसीडर्ड एज द लास्ट एम्परर या लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी या डायनेस्टी ऑफ तुगलक। लेकिन ये एक लाइन और मेंशन, लेकिन 2 वर्षों के लिए, फॉर 2 years ओनली, 2 वर्षों के लिए, फॉर 2 years, एन अमीर दौलत खां, एन अमीर दौलत खां कैप्चर्ड दिल्ली। अब चाहे 2 वर्षों के लिए वहां से हटा लो, चाहे इधर लगा दो फॉर 2 years, चाहे इधर कर दो, जैसे 2 वर्षों के लिए एक अमीर दौलत खान ने दिल्ली सल्तनत पर या दिल्ली पर कब्जा कर लिया। लेकिन 2 वर्षों के लिए आगे एक अमीर दौलत खान ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया 2 वर्षों के लिए। तो उसके किसी वंश की बात नहीं की जाएगी, ना तो तुगलक वंश का है, जैसे कि भी आपने देखा इसके पहले वो खुसरो शाह, वो खिलजी वंश से नहीं था, लेकिन अचानक आया और फिर सडनली और लकली भी वो सत्ता पा गया। तो उसको किसी वंश से रिलेट करके नहीं देखें, क्योंकि उसके बाद उसके डायनेस्टी से कोई उत्तराधिकारी उसका नहीं हुआ। तो अचानक ऐसे जो सत्ता गेन करने वाले लोग हैं वो इसी रूप में देखे जाते हैं। तो अचानक 2 वर्षों के लिए आ गया दौलत खां। ठीक है, कब से कब तक है ये? 1412 से 1414, 14 दौलत खां, फ्रॉम 1412 to 1414। after that they are established Sayyid dynasty। आफ्टर दैट दे आर एस्टैब्लिश्ड सैयद डायनेस्टी। इसके बाद सैयद वंश की स्थापना हुई। तो अब अगला है सैयद वंश। सैयद वंश, फाउंडर खिज़र खां। खिज़र खां फाउंडर खिज़र खां है। 1414 से लेकर के यह जो चला है करीब 1450-51 तक, 51 1451 तक, 1414 to 1451 खिज़र खां इसका संस्थापक रहा है। इसके बारे में आप मेंशन कर लीजिए। यह तैमूर के चौथे पुत्र शाहरुन द्वितीय के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया। यह या इसने,
इसने तैमूर के चौथे पुत्र शाहरुन सेकंड के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया। ही रूल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फोर्थ सन ऑफ तैमूर शाहरुन सेकंड। इसका मतलब बताइए हमको, ये क्यों लिखा गया है? तैमूर के चौथे पुत्र शाहरुन द्वितीय के प्रतिनिधि के रूप में इसने शासन किया। ही रूल्ड एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फोर्थ सन ऑफ तैमूर शाहरुन द्वितीय, शाहरुन सेकंड। क्या है और क्यों है ये? मतलब ऐसा लिखने की क्या जरूरत पड़ेगी? इसने शासन शाहरुन द्वितीय के प्रतिनिधि किससे? तो अभी शासन करने का एज नहीं होगी उसके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे। तो इसका मतलब ये है कि फिर शाहरुन सेकंड ही वैलिड दावेदार है, जो वैलिड क्लेमर है, दावेदार है सत्ता का दिल्ली का, वो शाहरुन सेकंड है। ये आप कैसे कह सकते हैं? यही तो मुद्दा है। क्यों ये लाइन क्यों लिखी गई? पिछले शासक से इसका कोई लेना देना नहीं है। पिछले शासकों से कोई लेना देना है नहीं। पिछले शासक तो तुगलक वंश के थे। नहीं, मतलब जैसे पिछले शासक खलीफा इनको मानते थे, हो सकता है इसको मानते। ये कुछ मतलब आपने टच किया है पाला, बट अंदर एंट्री कर नहीं कर पाए। बाउंड्री टच तो आपने कर दिया, बट एंट्री लेनी है इधर। ठीक है, अभी तक नहीं, अभी तक सल्तनत में आपने देखा, सल्तनत के जो सुल्तान हैं वो खलीफा से खिल्लत प्राप्त करके शासन सत्ता स्वीकार किए, क्योंकि इस्लाम का शासन है और खलीफा जब तक परमिशन नहीं देगा तब तक उस सत्ता अकॉर्डिंग टू कुरान, अकॉर्डिंग टू इस्लाम वैलिड माना नहीं जाएगा। अब किसी ने खलीफा को नहीं माना तो वो मुद्दा उसका इंडिविजुअल है, माना कैसे नहीं? जैसे फिर मुबारक शाह खिलजी ने कहा मैं खुद खलीफा हूं। अगर आप ना मानते तो आप, उसका कहने का मतलब था कि मैं खलीफा को तवज्जो नहीं देता हूं, मैं जो कहता हूं समझो खलीफा ने कह दिया, उसका ही तो मतलब है। मतलब किसी न किसी रूप में खलीफा को के एक्सिस्टेंस को उसको स्वीकार करना है। खलीफा का जो अस्तित्व है मानना, भले मैं उसकी ना माने तो मैंने कहा मैं ही खलीफा हूं, तो मैं अगर खलीफा हूं तो मैं अपने द्वारा चल रहा हूं, तब भी खलीफा के द्वारा ही चल रहा हूं। तो कहने का मतलब यह है कि इल्तुतमिश से लेकर के और अभी तक सल्तनत के जितने सुल्तान हैं वो सब खलीफा को किसी न किसी रूप में इस सत्ता को, इस शासन के वैलिडिटी के जो वैलिडिटी है उसके प्रदाता के रूप में, उसके डोनर के रूप में देखें। इसको वैलिडिटी दिया खलीफा ने एक्चुअली। लेकिन यहां पर इसने कहा कि मैं खलीफा, इसका विरोधी खलीफा का है। जैसे लोगों ने कहा खलीफा के नाइब के रूप में या खलीफा के द्वारा दिए गए खिल्लत के रूप में शासन किया, इसने कहा मैं खलीफा से कोई लेना देना नहीं, मैं शाहरुन का, जो तैमूर लंग का चौथा पुत्र है शाहरुन, क्योंकि तैमूर लंग के उत्तराधिकारी के रूप में उसको माना गया, तो तैमूर के बाद तैमूर की हैसियत शाहरुन द्वितीय की ही तो होगी अगर उसने उसको माना वहाँ पर। तो शाहरुन द्वितीय जो है जस्ट लाइक इन द सोल, क्या कहते हैं, क्रेडिट ऑफ तैमूर, उसके उत्तराधिकारी के रूप में। तो अब दिल्ली जीता था तैमूर ने और शासन किया नहीं उसने, तो फाइनली या तो खुद शासन करे या करवाए, तो उसने न शासन किया न करवाया। अब तैमूर का प्रकोप इस पर न पड़े, एक्चुअली ये है इधर का ही,
और जब उधर पश्चिमी क्षेत्र में तैमूर ने पंजाब वगैरह को जीता तो पश्चिमी प्रांतों का या पश्चिमोत्तर प्रांतों का जो हेड है वो इसको बना के गया था, उसकी नौकरी क्या कर रहा था, ये कौन, कहाँ गया भाई, खिज्र खां पश्चिमोत्तर प्रांतों का मुखिया था तैमूर के अधीन। समझो सूबेदार था, मुखिया बड़ा पद है, लेकिन उस समय तो नौकरी ही तो हो गई, वो उसके अधीन सूबेदार है। और जब ये इधर आया दिल्ली सल्तनत पर तो उसने फिर ये नहीं कहा कि मैंने ये सल्तनत जीत लिया और ये डायनेस्टी, ऐसा कुछ नहीं। ये सैयद है, मूल रूप से मुसलमानों में सैयद हैं ये। इसने कहा मैं तैमूर के चौथे पुत्र शाहरुन द्वितीय के प्रति, क्योंकि सत्ता उसकी है, मैं तो एडे रिप्रेजेंटेटिव शासन कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, इससे उसका संरक्षण इस पर बना रहेगा। यहाँ के लोग तलवार लेके तुरंत नहीं खड़े होंगे, क्योंकि एक डर होता ना, जो सामने खड़ा होता उसका तो अपना अगर प्रभाव कम होता तो उसके पीछे कौन है उसका भी एक रोल होता है। ज़्यादातर तो लोग काम ऐसे ही करा लेते हैं कि फलाने हमारे बहुत करीबी हैं, उन्हीं के नाम पे चल जाता है मुद्दा, है ना, फलाने बहुत करीबी हैं, क्लोज रिलेशन है, क्योंकि रुतबा उनका है, काम इनका निकालना है। तो इसने जो है अपने आप को शाहरुन सेकंड का प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव घोषित किया, मीन्स एक सुरक्षा के लिए, और तैमूर की सत्ता है ये, उसकी इंडिविजुअल नहीं है, इसके लिए ताकि अन्य विरोधी अगर सामने उसके तलवार लेके आए तो वो दूर तक देख लें, थोड़ा तैमूर के साम्राज्य को भी देख लें, क्योंकि वो उसके पीछे खड़ा है। क्लियर। तो ये सैयद वंश, मूलतः ये सैयद है और सैयद वंश की स्थापना, ये लोग मूलतः सैयद थे, बस इतने नोट कीजिए, ये लोग मूलतः सैयद थे, दे वेयर बेसिकली सैयद। इसने सुल्तान की उपाधि धारण ना करके रैयत आला की उपाधि धारण की। ही मीन्स खिज्र खां टाइटल्ड himself as रैयत ए आला at the place of सुल्तान। अब आगे आप समझ लीजिए, क्योंकि मैंने जो रेफरेंस दिया है बस वही इस पर सत्य है, ये प्रमाण है, उसका एविडेंस है। एज दिस ऑन द प्लेस ऑफ सुल्तान ही टाइटल्ड हिमसेल्फ एज रैयत आला। रैयत का मतलब समझ, रैयत, रैयत जानते हो कौन होता है, रैयत कौन होता है, रैयत प्रजा, वो अरबी भाषा में इनको प्रजा से, ये सब मेरी रैयत है, ये मेरी प्रजा है, ये मेरी पब्लिक है, ये मेरे लोग हैं, मेरी रैयत है, मेरा संरक्षण इस पर प्राप्त है। रैयत आला, आला मतलब आला हुजूर शाहरुन द्वितीय, उनके रैयत के रूप में प्रतिनिधि। क्लियर है, ओके। इसके बाद का शासक है मुबारक शाह। अब जल्दी जल्दी नोट कीजिए, 1526 तक ले चलना है आज, हालांकि 5-6 मिनट बचा है, इसको 10 मिनट तक एक्सटेंड कर लीजिए, हो जाएगा। कोई नहीं। मुबारक शाह नोट करिए फटाफट। खिज्र खान कब से कब तक रहा? ये आपने नहीं लिखा, तुरंत लिखिए 1414 से लेकर के 1414 से 21 सब लोग लिख लीजिए, हम बोल के मुबारक शाह 1421 टू 34। इसके समय की सबसे खास बात एक लाइन में नोट कीजिए, इसके काल में याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने अपनी पुस्तक तारीख़ मुबारक शाही लिखी। इन द पीरियड ऑफ हिम, इन द पीरियड ऑफ हिम, याहिया बिन अहमद सरहिंदी,
याहिया बिन अहमद सरहिंदी, याहिया बिन अहमद सरहिंदी wrote his book तारीख मुबारक शाही, अपनी पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही लिखी। रोट हिज बुक तारीख ए मुबारक शाही, ठीक है, तारीख ए मुबारक शाही लिखी, जो सैयद वंश के इतिहास को जानने का प्रमुख साधन है। विच वॉज द मेन सोर्स ऑफ, which is the main source of, which is the main source of to know the history of Sayyid Vans, main source of knowing history, ऐसा लिखो, knowing history of Sayyid dynasty, सैयद वंश को जानने का, छोड़ दीजिए इसको, इसका काम हो गया। इसके बाद अगला शासक है मोहम्मद शाह। मुबारक शाह के बाद है मोहम्मद शाह। टाइमिंग है इसकी, मुबारक शाह की टाइमिंग लिखा था 34 तक, तो 1434 टू 45। चलिए छोड़िए इसका काम। अलाउद्दीन आलम शाह अगला, लास्ट है ये शासक अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह 1445 टू 50। अलाउद्दीन आलम शाह लिख लिया, छोटा था नहीं किसी का, हो गया। अलाउद्दीन आलम शाह, इसके समय में दिल्ली सल्तनत सिकुड़कर आलम से पालम तक रह गया। लिखना है इसको, इसके समय में दिल्ली सल्तनत सिकुड़कर आलम से पालम तक रह गया। इन द टाइम ऑफ हिम दिल्ली सल्तनत बिकम सो शॉर्ट as the sentence, या wording as the wording from alam to palam, the wording from alam to palam was used for sultanate, become so short that the wording from alam to palam was used for sultanate। सल्तनत के लिए ये शब्द यूज किया जाने लगा, क्या कि देखो, अब एक कहावत कुछ लोगों ने ताना मारते, देखो शाह आलम का साम्राज्य। साम्राज्य कहने ही बड़ी बेइज्जती है, साम्राज्य का मतलब बहुत बड़ा, अपना तो है ये, बगल में अगल बगल वालों का भी जब मिल जाए तब उसको साम्राज्य कहते हैं। तो कुछ लोगों ने इसके लिए कहा कि देखो शाह आलम का साम्राज्य, आलम से पालम तक, ऐसा बोलने जैसे धरती से चंद्रमा तक।
तो इसकी इंसल्ट लोगों ने खूब किया। एक बार पीछे से पूछा गया किसके साम्राज्य को आलम से पालम तक विस्तृत बताया गया। अच्छा, पीछे वाले भी अच्छा मजाक किया, उसको विस्तृत भी बता रहा एक्सपेंडेड फ्रॉम आलम टू पालम। तो यूपी में पूछा गया किसके साम्राज्य को आलम से पालम तक विस्तृत बताया गया। मगर ये भी मतलब छोड़ नहीं रहा उसको आयोग भी। तो वो यही है, एक नोट लिख लीजिए, सैयदों के समय का प्री का मुद्दा है कि सैयदों के समय में वजीरों को भी सैनिक अभियानों पर भेजा जाता था। सैयदों के समय में वजीरों को भी सैनिक अभियानों पर भेजा जाता था। द वजीर्स आल्सो were sent on the army conquest in the time of Sayyids। सैयदों के समय में वजीरों को भी सैनिक अभियानों पर भेजा जाता है। ऑन द आर्मी कंक्वेस्ट या मिलिट्री कंक्वेस्ट, दोनों में, दोनों कुछ भी लिख लीजिए। कहने का मतलब एक चीज़ और क्लियर है कि वजीर मतलब बड़ा अधिकारी, पीएम। तो इसका मतलब कि सैनिक अभियानों पर वजीर नहीं जाते थे इसके पहले। एक चीज़ ये क्लियर हुआ। और ये परंपरा तो नहीं है क्योंकि बाद के लोग पता नहीं फॉलो करें ना करें, बट ये इसके समय में एक्सेप्शनल होता था, वजीर को भी जाना पड़ता था। तो इसका मतलब एक चीज़ और निकलता है कि वजीर की वैल्यू फिर बहुत ज़्यादा उतना होती नहीं थी। इसके समय में जो वजीर की वैल्यू है, व्यक्तिगत वैल्यू है, वो काफ़ी गिर गई थी। अब वजीर मतलब प्रधानमंत्री को वहाँ से राष्ट्रपति आते थे, ऐसा करो वहाँ चले जाओ और मेरा ये काम करके चले आओ, मेरे लिए सब्जी भी खरीद लाना उधर से। तो पीएम को कैसा लगेगा? मोदी साहब फील करके सोचो कैसा कैसा लगेगा, उधर से हुक्म आए। तो वैसे समझ लो, हो गया काम खत्म। लोधी वंश 1451 से 1526 लास्ट है। लोधी डायनास्टी, फिर वही लिख रहे हैं। जल्दी जल्दी में काम कभी सही हुआ नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, इसलिए किसी बात की जल्दी नहीं, आराम से लिखो। लोधी वंश 1451 से 1526, यही सब है। फोर्टीन 51 टू निकलना है। चलिए कोई नहीं, अब तो छोटा सा बचा है, 2 लड़ाइयाँ हैं, आप कहीं भी देख लेंगे या किसी को नोट कर लेंगे, काम हो जाएगा। आपको भी निकलना है? और कोई है? आपको भी निकलना ही होगा? नहीं, आज छुट्टी है, ओके, आराम से बैठिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस यही कि लोधी वंश को तो खत्म करेंगे ही। संस्थापक बहलोल लोधी, फाउंडर बहलोल लोधी। ठीक है, पहली बात है कि लोधी तुर्क नहीं थे, अफगान थे। इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। लोधी अफगान थे मुस्लिम ही, बट अफगान थे। मुसलमानों में भी कई वैरायटी है, तो अफगान है, तुर्क हैं, सैयद हैं, शिया हैं, सुन्नी है, और भी अंदर के तमाम मामले हैं। ठीक है, तो ये अफगान थे, पहली चीज। और दिल्ली सल्तनत पर पहली बार अफगानों की सत्ता स्थापित हुई है। एंड देयर एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट टाइम द रूलिंग ऑफ अफगान्स ऑन दिल्ली सल्तनत। चलिए अब थोड़ा सा स्पेशल इसके बारे में, बहलोल लोधी एक हेडिंग डाल लीजिए। इसका टाइम पीरियड रहा है 1451 से 89,
1451 to 89 बहलोल लोदी। फोर्टीन 51 to 89। इसका जन्म ऑपरेशन करके हुआ। पहली बात टेक्नोलॉजी को दर्शाता है उस समय की। और क्या, इसका जन्म ऑपरेशन करके हुआ था। ही वॉज ऑपरेटेड पर्सन मतलब बाय ऑपरेशन। ही टुक, नोट कीजिए, ही वॉज बॉर्न बाय ऑपरेशन या बाय ऑपरेशन। ऑपरेटेड पर्सन तो गलत हो जाएगा। ओके, यह दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक था। यह दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक था। ही रूल्ड मैक्सिमम टाइम ऑन द दिल्ली सल्तनत। रूल्ड मैक्सिमम टाइम ऑन द दिल्ली सल्तनत। पूरा होगा नहीं, हमको नहीं लगता कि हो जाएगा। चलो देखते हैं। होगा नहीं पूरा, 10-15 मिनट खेल बचेगा, लेकिन चलो बहलोल लोदी पूरे कर लो, खत्म करते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। भाई सिकंदर लोदी में मैटर है कुछ, सिकंदर लोदी में मैटर है, तो अभी बंद ना कीजिए इसको, बहलोल को तो खैर पूरे कर लीजिए। इसने बहलोली नामक चांदी के सिक्के चलाए, चांदी का सिक्का चलाया। ही सर्कुलेटेड द सिल्वर कॉइन्स नेम्ड बहलोली। नेम्ड बहलोली, इसने बहलोली नामक चांदी का सिक्का चलाया। ही सर्कुलेटेड द सिल्वर कॉइन्स नेम्ड बहलोली विच वॉज एक्विवेलेंट या विच वॉज इक्विवेलेंट ऑफ 1/6 टका। विच वॉज एक्विवेलेंट ऑफ 1/6 टका, जो 1/6 टका के बराबर था। ठीक है, ओके। यह सिक्का अकबर के समय तक चलता रहा। एंड दिस कॉइन was still circulating till the time of Akbar। इसने अफगान अमीरों को संदेश भिजवाया, कि वो इस अफगानी राज्य को अपना समर्थन प्रदान करें, कि वो इस अफगान राज्य को अपना समर्थन प्रदान करें। इसने अफगानी अमीरों को संदेश भिजवाया। ही सेंट द मैसेज टू Afghans, he sent the message to Afghans to get support of them, for his state या for his dynasty, अपने साम्राज्य के लिए, उनके सपोर्ट के लिए उसने मैसेज किया और उन्हें मनसदे आली कहकर संबोधित किया। and called him means अफगान अमीर, called him मतलब अफगान अमीर, and called him क्या them लिख लो, called them as मसनद आली, मसनद ए आली।
मसनद समझ रहे हैं? मसनद को हिंदी में क्या कहते हैं? मसनद एक किसी बड़े शायर की शायरी है कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाति मकान थोड़ी है। सुना है? सुना है ना? ये लाइन सुनी कि नहीं सुनी है? अगर खिलाफ है होने दो, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। तो हाँ, बड़ी अच्छी लाइन है वो। ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। और पूरा नहीं हुआ अभी जो समेट रहे हो। तो उसमें एक लाइन जो है कि वो जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाति मकान थोड़ी। तो उसका मतलब ये मसनद का मतलब होता है उस समय जो उसने बताया तो पल्ले नहीं पड़ा, वो सत्ताधीश। तो उसने कहा फिर तो यही ठीक है उर्दू में ही, अगर हिंदी में सत्ताधीश होता है तो फिर तो उर्दू ही रहने दो। सत्ताधीश मतलब पद पर पोस्ट पर बैठे हुए लोग, बड़े लोग। और इसी भाषा में कहें तो बड़े लोग जो पोस्ट पर पद पर बैठे अधिकारी लोग हैं। मसनद आली मतलब सत्ताधीश, पद पर बैठे लोग, बड़े लोग, महान लोग, ऐसे आप कह सकते हो सत्ताधीश। तो सत्ताधीश मतलब सत्ता का वो शासक तो खुद था, बट उनको भी कह रहा है कि आप भी साहब हो, आप भी सरकार हो, अकेले हम नहीं। तो ये क्या है इसको समझना है। तो बहुत समझना भी नहीं है, समझ के लिए तो मसनद आली कहकर पुकारता था, यानी अपने ही समान उनको महान बताता था। और उनके आने पर वो आकर खड़े होने पर वो खुद खड़ा हो जाता सिंहासन छोड़ के, और उनके खड़े रहने पर खुद खड़ा हो जाता था। नोट कीजिए, ये सब स्पेशल चीजें हैं उसके लिए। और उसके उनके खड़े होने पर ये स्वयं खड़ा हो जाता था। एंड ऑन स्टैंडिंग ऑफ देम ही सेल्फ स्टैंड्स, सेल्फ गॉट स्टैंड, ऐसा लिखे, सेल्फ गॉट स्टैंड। उनके खड़े होने पर खुद खड़ा हो जाता था। तो ये राजा आया कोई वो खड़ा हो गया तो बड़ा सम्मान है। ये अफगान कोई आता था, क्यों? लालच क्या है कि भाई सारे अफगानी के नाम पर सपोर्ट करें, नहीं तो अभी तमाम तुर्क लोग फिर विरुद्ध हो ही जा रहे हैं, यूनाइट हो रहे हैं। तो अगर अफगान एक होकर के एकजुट होंगे तो बचा रहेगा सत्ता, अपनी सत्ता की सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो इनका जो राजत्व सिद्धांत है, इसी आधार पे आरपी त्रिपाठी ने लोदियों के राजत्व सिद्धांत को, अब ये लाइन प्री का है और अच्छा मैटर है, आरपी त्रिपाठी ने लोदियों के राजत्व सिद्धांत को संघवाद और भाईचारे पर आधारित बताया। आरपी त्रिपाठी told the kingship of Lodhis, the kingship of Lodhis, told the kingship of Lodhis as based on संघवाद और भाईचारा, based on unionism and brotherhood, which was based on unionism and brotherhood. So kingship of Lodhis was based on the unionism and brotherhood according to आरपी त्रिपाठी। मुद्दा ये है, ठीक है। इन्होंने कहा कि ये तो कहाँ बंद कर दिया हमने यार। ओके।